आज छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिनियम 2011 के अंतर्गत जितने भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर विधिवत एमसीक्यू के रूप में चर्चा करेंगे कि मल्टीपल टाइप के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन बनाए जाएंगे उनमें से 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि इसके पहले रेवेन्यू छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू के रूप में 200 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में अपलोड किया जा चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट का भी वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपने रेवेन्यू कोड का एमसीक्यू नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने उसको रीड कर लिया है या देख लिया है या वॉच कर लिया है। आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के एमसीक्यू पर। जैसा कि प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 कब से प्रभावी है? तो यह 6 नवंबर 2012 से इन्फोर्समेंट है। प्रश्न संख्या 2 है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 14 द्वारा निर्देशित किया गया। तो धारा 14 के द्वारा छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 को निर्देशित कर दिया गया धारा 14 के द्वारा। प्रश्न संख्या 3 है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम लागू है या विस्तार है? इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर और नगरपालिका क्षेत्रों में जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट हैं। सी, अन्य क्षेत्रों में जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, अर्थात बी और सी के रूप में क्या है, यह लागू होगा। बी और सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वास सुविधा में सम्मिलित नहीं है तो इसके अंतर्गत केवल आवासीय भवन और केवल गैर आवासीय भवन सम्मिलित नहीं है, बल्कि वास सुविधा के अंतर्गत आवासीय या गैर आवासीय भवन या भवन का भाग जो किराए पर दिया गया है सभी जो है सम्मिलित हैं। जैसा कि इसका लेक्चर के रूप में फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ अच्छे से सारे अभी डिफिनीशन क्लास का ही वीडियो डाला गया है, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से बता दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदतन व्यतिक्रमी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आदतन व्यतिक्रमी धारा 24 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदतन व्यतिक्रमी से अभिप्रेत है। तो आदतन व्यतिक्रमी से अभिप्रेत होता है किसी ऐसे किराएदार से जो 12 माह के भीतर की कालावधि में 3 या 3 से अधिक बार भवन स्वामी को किराया देने में असफल रहता है। प्रश्न संख्या 7 है, भूस्वामी के अंतर्गत नहीं आता है। तो भूस्वामी के अंतर्गत भूस्वामी के आश्रित नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूस्वामी के आश्रित भूस्वामी के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किराएदार से अभिप्रेत है। तो किराएदार से जो अभिप्राय है वह व्यक्ति जिसके द्वारा किराया देय है, वह व्यक्ति जो अभिधृत की संपत्ति के पश्चात कब्जा निरंतर बनाए रखता है। ए और बी दोनों किराएदार से अभिप्रेत हैं, अर्थात दोनों किराएदार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, इस अधिनियम के प्रावधान कुछ बातों पर नहीं लागू होता। किस धारा में कहा गया है? यह धारा 3 के अंतर्गत कहा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम
भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की कोई बात लागू नहीं होगी, तो यह निगम के संबंध में, सरकार के दायित्व के संबंध में, सरकार द्वारा लोकहित के संबंध में भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की कोई बात लागू नहीं होगी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अभिधृत अनुबंध कहाँ मतलब किस धारा में बताया गया? तो यह अभिधृत अनुबंध धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी स्थान को भी भाड़े पर नहीं देगा, नहीं लेगा। तो इसका ऑप्शन बी है, लिखित में करार निष्पादित करने के बिना या किए जाने के बिना न तो उसे भाड़े पर देगा, न कोई व्यक्ति उसे भाड़े पर लेगा। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न 13 है, किस धारा में कहा गया है कि बिना लिखित करार के कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी भी स्थान या वास स्थान को भाड़े पर न देगा? तो यह धारा 4 में कहा गया। प्रश्न संख्या 14 है, अधिनियम प्रारंभ होने के पूर्व अभिधृत के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ए है, यदि कोई अनुबंध पहले ही निष्पादित हो गया हो तो उसे भाड़ा नियंत्रक के समक्ष फाइल किया जाएगा। बी है, यदि कोई अनुबंध निष्पादित नहीं हुआ है तो भवन स्वामी और किराएदार उस अभिधृति संबंधी अनुबंध लिखित में निष्पादित करेंगे और उसे भाड़ा नियंत्रण के संबंध यथावत दर्ज करेंगे। अगला है, ए और बी में न होने पर भवन स्वामी और किराएदार पृथक पृथक रूप से ऐसी अभिवृद्धि के बारे में जानकारी देंगे। तो उपरोक्त सभी सत्य है। प्रश्न संख्या 15 है, करें कि वास सुविधा के लिए भाड़ा तय किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 15, वास सुविधा के लिए भाड़ा तय किया जाता है। ऑप्शन ए, भवन स्वामी और किराएदार के बीच। भवन स्वामी और किराएदार के बीच तय किया जाता है। प्रश्न 16 है, भाड़ा देय होता है। तो भाड़ा आगामी माह के 15वें दिन तक। बी, जिस दिन भाड़ा देने की सहमति हुई है, उपरोक्त दोनों, अर्थात भाड़ा जो देय होगा आगामी महीने की 15 तारीख तक या जो करार के अनुसार हुआ है, सहमति के अनुसार हुआ है, दोनों। प्रश्न संख्या 17 है, भाड़ा किराएदार और भवन स्वामी के आपसी सहमति से तय किया जाता है। यह किस धारा में है? तो यह धारा 5 के अंतर्गत है। प्रश्न संख्या 18 है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन होता है। तो यह धारा 6 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन कौन करता है? इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, करें कि अधिनियम की धारा 6 के अधीन भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसका गठन अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर किए जाने का गठन किया गया है। प्रश्न 21 है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन किया जाता है। तो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का जो गठन किया जाता है वह किराए के संबंधित विवादों, शिकायतों और विवादों और अपराधों के न्याय निर्णय के लिए, यह अपराधों के न्याय निर्णय के लिए इसका गठन नहीं किया जाता। इसका गठन सिर्फ किराएदार से संबंधित प्रावधानों का निवारण करने के लिए किया जाता है। और ए ऑप्शन है, अधिकरण के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, यह भी नहीं है। सी ऑप्शन है, किराएदारी के मुद्दों के विनियम एवं नियंत्रण हेतु, यह भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 है, राज्य सरकार भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन करती है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के गठन का प्रावधान किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है,
भवन स्वामी तथा किराएदार के अधिकार, स्वत्व एवं दायित्व का मामला किराया नियंत्रण अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे मामले विधि न्यायालयों द्वारा सम्मति के अंतरण या सम्मति पर स्वामित्व के विवादों से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता रहेगा। प्रश्न संख्या 24 है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो यह राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकेगा? ए है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, बी है सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को, इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश दोनों को भाड़ा नियंत्रक अधिकरण का अध्यक्ष चुना जा सकता है। प्रश्न संख्या 26 है, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण में कुल कितने सदस्य होंगे? तो भाड़ा नियंत्रण अधिकरण में जो राज्य सरकार समय समय पर विनिश्चित करे, किंतु किसी भी समय 2 से कम सदस्य नहीं होंगे। प्रश्न 27 है, राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है या सदस्यों में से किसी एक सदस्य की। प्रश्न संख्या 28 है, अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से समस्त न्यायालयों का कार्यक्षेत्र अपवर्जित माना जाएगा। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकारित अपवर्जित नहीं होगी। तीसरा है, तात्कालिक पूर्व किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त प्रकरणों के पुराने अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी रहेगी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 है, अधिनियम लागू होने के बाद पूर्व लंबित मामले निपटाए जाएंगे तो पुराने अधिनियम के अनुसार। प्रश्न संख्या 30 है, भाड़ा नियंत्रण के स्थापना अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत की जाती है? यह धारा 7 के अंतर्गत की जाती है। प्रश्न संख्या 31 है, भाड़ा नियंत्रक की स्थापना की जाती है ए, राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 32 है, भाड़ा नियंत्रक किसे नियुक्त किया जा सकेगा? ऑप्शन ए, उप जिला अधिकारी की श्रेणी से निम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 33 है, भाड़ा नियंत्रक के कार्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर। प्रश्न 34, भाड़ा नियंत्रक किसके अधीनस्थ होता है? ऑप्शन ए, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के। प्रश्न 35, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियाँ कृत्य किस धारा में हैं? यह धारा 8 के अंतर्गत दी गई हैं। प्रश्न 36, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियाँ हैं। ऑप्शन बी, भाड़ा नियंत्रण के किसी आदेश से विधित समस्त व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार करने हेतु अपीली प्राधिकरण के रूप में अधिकरण की शक्ति है। प्रश्न 37 है, भाड़ा नियंत्रण की शक्तियाँ और कृत्य कहाँ दिया गया है? तो इसकी शक्ति और कृत्य धारा 9 में दिया गया है। प्रश्न 38 है, भाड़ा नियंत्रण की शक्ति एवं शक्तियाँ हैं तो भवन स्वामी और किराएदार के बीच विवाद का निराकरण करने के लिए भवन स्वामी तथा किराएदार को प्राप्त अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत भवन स्वामी तथा किराएदारों की बाध्यता प्रवर्तित करना, उपरोक्त सभी।
प्रश्न 39 है, भाड़ा नियंत्रक के समक्ष सभी कार्यवाही सामान्यतः पूरी कर ली जानी चाहिए। ए, प्रत्यर्थी को समन जारी किए जाने की तिथि से प्रथम उपस्थिति के तिथि से 6 माह के भीतर, अर्थात जब समन जारी होता है उसके बाद प्रथम उपस्थिति के तिथि से 6 माह के भीतर। बी है, प्रत्यर्थी को किस तिथि से एकपक्षीय घोषित किया गया है उस तिथि से 6 माह के भीतर। उपरोक्त दोनों में भाड़ा नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही सामान्यतः पूरी कर ली जाएगी। प्रश्न 40 है, भाड़ा नियंत्रक अधिकरण द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बी, स्वयं द्वारा विनिर्मित प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 41 है, भाड़ा नियंत्रक अधिकरण स्थगन दे सकेगा। बी, लिखित आवेदन द्वारा। लिखित आवेदन प्राप्त होने एवं कारण अभिलिखित करके। प्रश्न संख्या 42 है, अपीलीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऑप्शन बी, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को। प्रश्न संख्या 43 है, अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को। प्रश्न संख्या 44 है, भाड़ा नियंत्रण एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही विधिक कार्यवाही मानी जाएगी? तो धारा 193, धारा 196, धारा 228 उपरोक्त सभी के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 45 है, भाड़ा नियंत्रक को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल कोर्ट माना जाएगा। तो धारा 195 के प्रयोजन के लिए। दूसरा है अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए उपरोक्त दोनों। प्रश्न 46 है, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन का ढंग किस धारा में दिया गया है? यह धारा 11 में दिया गया है। यह धारा 11 में दिया गया है। प्रश्न 47 है, आदेश का निष्पादन कराया जाएगा। ऑप्शन ए, भाड़ा नियंत्रक के द्वारा। किसके द्वारा? भाड़ा नियंत्रक के द्वारा। प्रश्न संख्या 48 है, अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन का ढंग है चल संपत्ति की कुर्की एवं विक्रय, चल संपत्ति की कुर्की और अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय, वेतन एवं भत्ते की कुर्की, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 49 है, अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश का निष्पादन धारा 11 में दिए गए ढंगों में से किया जा सकेगा। ए या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। प्रश्न संख्या 50 है, कब्जे की प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से कितने माह के भीतर यदि किराएदार परिसर स्थित रिक्त नहीं करता है तो उसे अंतःकालीन लाभ का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन सी, 3 माह। प्रश्न संख्या 51 है, अंतःकालीन लाभ है। ए, आवासीय सुविधा के मामले में भाड़े की दर का दोगुना होना। बी, व्यावसायिक वास सुविधा पर भाड़े की दर का 3 गुना होना। सी, यदि कब्जे की त्वरित प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो भाड़े की दर की 3 गुना होना, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 52 है, अंतःकालीन लाभ भाड़े की दर से हो सकता है। ऑप्शन डी, 5 गुना। प्रश्न संख्या 53 है, भाड़ा नियंत्रक द्वारा धारा 11 के अंतर्गत दिए गए निष्पादन के आवेदन का निस्तारण विरोधी पक्षकार को सूचना तामील होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर होगा? ऑप्शन बी, 45 दिन के भीतर।
प्रश्न 54 है, सूची मिलान करना है, कौन सी उपयुक्त सूची नहीं है। अनुसूची 1 है, किराएदार के अधिकार दिए गए हैं, सही है। अनुसूची 2 है, इसमें भवन स्वामी के किराएदार दिए गए हैं, सही है। अनुसूची 3, इसमें भवन स्वामी की बाध्यताएं हैं। अनुसूची 4, किराएदार एवं भवन स्वामी दोनों के अधिकार नहीं, ये गलत है। प्रश्न संख्या 55 है, करें कि भवन स्वामी यदि अनुसूची 1 के अंतर्गत किराएदार को प्राप्त अधिकारों से वंचित करने का जानबूझकर कोई प्रयास या कार्य करता है तो वह दंडनीय होगा। कितने से? तो वह होगा 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से, या बी 3 माह के अनधिक कालावधि के कारावास से, उपरोक्त दोनों से होगा। प्रश्न 56 है, यदि किराएदार अनुसूची 2 में भवन स्वामी को प्राप्त अधिकारों से वंचित करने का प्रयास या कार्य करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा 5,000 रुपये से अनधिक के जुर्माने से। प्रश्न 57 है, मकान मालिक वास सुविधा को खाली कराने हेतु किराएदार को बेदखल करने का दबाव बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके का प्रयोग करता है, वह दंडित किया जा सकेगा तो 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से, 3 माह से अनधिक के कारावास से, उपरोक्त ए और बी दोनों से दंडित किया जा सकेगा। प्रश्न संख्या 58 है, मकान मालिक जानबूझकर किराएदार को जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है, मकान मालिक दंडित किया जाएगा। ऑप्शन डी 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से। प्रश्न संख्या 59 है, किराएदार किराए के स्थान को जिस प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिया गया है उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लाता है तो वह दंडित किया जाएगा 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से, या 5,000 के जुर्माने से, या 3 माह के कारावास से, दोनों से। प्रश्न संख्या 60 है, भाड़ा नियंत्रण के आदेश से पीड़ित मकान मालिक या किराएदार अपील कर सकता है तो यह कर सकता है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण को। प्रश्न संख्या 61 है, भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाएगी तो उपरोक्त में से कोई नहीं, न तो उच्च न्यायालय में, न उच्चतम न्यायालय में, न जिला न्यायालय में। प्रश्न संख्या 62 है, प्रश्न संख्या 62 है, अपील करने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 13 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 63, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई? तो धारा 13(1) में दी गई है। इस तरह से किराएदारी अधिनियम के टोटल 60+ क्वेश्चन पर चर्चा किया गया और यहीं से उम्मीद है कि सारे किराएदारी के जो प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे, और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेक्चर के रूप में वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी भी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।